हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। हमने बेटा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, सक्सेसिव एनर्जी के बारे में पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी, उसके फैक्टर अफेक्टिंग भी पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, उसी के बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में आज हमें जो पढ़नी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़नी है। उससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करा देता हूं, मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसमें आपको आंसर नहीं बताए थे, लेकिन आंसर बता देता हूं। जिसके अंदर बेटा हाइड्रोजन वाला जो एग्जाम्पल था, जिसमें आयनिक रेडियाई निकाल ली थी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस, उसमें चारों ऑप्शन गलत थे। ठीक है, उसमें नन ऑफ दिस आंसर है। ऑप्शन डी, बी, सी, ए सारे गलत है। ठीक है, एक आंसर दिया था मैंने आई माइनस प्लस माइनस की फॉर्म में, तो उसका जो करेक्ट आंसर था बेटा आपका, आई माइनस, आई और आई प्लस। ठीक है, ये आपका साइज का आंसर था, तो आप मैच कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे एफिनिटी। एफिनिटी क्या होती है बेटा? देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है, ये जो डिफाइन की गई है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो अमाउंट एनर्जी का रिलीज होगा, वो क्या कहलाएगी? आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी या गेन एंथैल्पी कहलाएगी। कोई एक आइसोलेटेड एटम है, उस आइसोलेटेड एटम में मुझे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? क्या करना है मुझ में? एक उसमें एटम ऐड करना है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, डेफिनेशन लिखो। it is defined as the amount of energy. It is defined as the amount of एनर्जी। क्या बेटा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे है ना, रिलीज when an electron क्या करना है बेटा? is added an isolated एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? किसमें ऐड करना है मुझे? आइसोलेटेड एटम में ऐड करना है। ठीक है, तो जहां तक मैं उम्मीद है आइसोलेटेड एटम मैंने बताया बेटा आपको। जैसे कि बात करूं मैं, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बना दिया इसने? सोडियम गैसियस। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं क्लोरीन प्लस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या होगा? Cl माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इनको ऐसे एटम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड एटम। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? आइसोलेटेड एटम। जब भी इनकी एनर्जी रिलीज होगी हमेशा निगेटिव होगी। क्या होगी बेटा? इनकी एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होता है ऐसा? देखो, एक तो आउटर मोस्ट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इलेक्ट्रॉन्स के पास जब इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो क्या होगा? उनके बीच में एक रिपल्सन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा उनके बीच में बेटा? एक रिपल्सन क्रिएट होगा। जब उनके बीच में एक रिपल्सन क्रिएट होगा तो आप मुझे बताइए, क्या एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? एनर्जी क्या करेंगे बेटा? वो रिलीज करेंगे, आपस में टकराएंगे और एनर्जी को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम। ठीक है बेटा, चलो तो इसके बारे में अब हमने, ये क्या कहलाती? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती। क्या कहलाती बेटा? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, आइसोलेटेड एटम एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, माइनर से डिफरेंस होता है लेकिन बहुत बड़ी चीज है दोनों।
माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है बेटा। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन, अभी इन दोनों के बीच में आप कंपेयर करोगे, एंथैल्पी के बीच में भी और अफिनिटी के बीच में भी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वो हीट को रिलीज भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। एब्जॉर्ब when वन मोल, क्या बेटा, 1 मोल क्या होनी चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आर एडेड, 1 मोल इन 1 मोल क्या लिखा है मैंने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आर एडेड 1 मोल आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मुझे कहां करना बेटा, 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम में ऐड करना है ना, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी वो आपकी बेटा, बोलो, गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एडेड टू, गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब एक इलेक्ट्रॉन को, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो डिफाइन की गई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज करे जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए उसकी आउटर मोस्ट सेल में। तो दोनों के अंदर माइनर डिफरेंस है, लेकिन इनके बीच में बेटा जो इनकी प्रॉपर्टी आएंगे बिल्कुल अलग अलग आएंगे। प्रॉपर्टी कैसे कह सकते हैं, इनके जो ऑर्डर आएंगे बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। तो इनको मान के चलो, है तो इनमें माइनर सा डिफरेंस, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत, अरे यार इसी दे फिर, ठीक है। चलो, तो यहां तक बात कर ली है बेटा हमने। इसके बाद आप नोट लिखो, आपको पता ही है नोट क्या है, 2000 का नोट बहुत बड़ा है। चलो नोट की बात कर लेते हैं, ऐसा रीजन क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, नोट डाल के लिख लो, मैं बोल देता हूं आप लिख लो। लिखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो कैसे मेजर करेंगे, कब उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे मेजर करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे मेजर करेंगे, दोनों का तरीका बता रहा हूं, दोनों की ट्रिक्स बता रहा हूं कि आपको कैसे कंसीडर करना है। ठीक है बेटा, तो उस चीज का ध्यान रखना। लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट ऑलवेज निगेटिव, कैसी होगी हमेशा, ये निगेटिव होगी, क्योंकि उसने किसकी बात करी थी, रिलीज की, कि जब हमारी एनर्जी रिलीज होगी तो रिलीज होगी, आपको पता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और रिएक्शन जब एक्सोथर्मिक होगी हीट की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। इट ऑलवेज निगेटिव, एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, मतलब जब उसके हम अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा बताइए, उसकी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, है ना। तो आपने क्या लिखा, इट ऑलवेज निगेटिव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, देयर विल बी रिपल्सन, रीजन क्या है इसका, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, between the valence electrons and outermost electron and
outermost electrons overcome repulsion some energy is released। बात समझ में आ रही बेटा? तो रिपल्सन के कारण क्या हो रही है, वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो आपको याद रखना कि जब भी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेगा तो आपकी वैल्यू हमेशा किस में गिवन होगी, निगेटिव में। जब भी उसकी बात करेगा तो ये किस में आएगी, हमेशा निगेटिव में, क्योंकि अमाउंट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है ना बेटा, क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो आपको याद रखना है हीट क्या होगी, हमेशा उसमें रिलीज होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बेटा इसको लिख लो। फिर उसके बाद हेडिंग डालो सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, सिग्निफिकेंस। चलो हेडिंग डालो। ठीक है बेटा, लिखा, इसके बारे में बात करें। चलो अभी मैंने बेटा कुछ टाइम पहले आपको एक चीज लिखाई थी, वो मिस्टेक हो गई थी। वहां सोडियम ऐसे करके लिखाया था ना, तो उसको काट देना, वहां पे क्लोरीन को रहने देना, क्योंकि मैंने गैसियस आइसोलेटेड एटम की बात करी थी और यहाँ पे मैंने आयनिक एटम ले लिया था। तो मुझे इसकी बात नहीं करनी थी, मुझे एक नेचुरल एटम लेना है, गैसियस एटम, आइसोलेटेड एटम। तो वहां पे मैंने आयनिक ले लिया था, बातों बातों में बह गया था, ध्यान नहीं रहा मेरे, तो उसको कट कर देना बेटा। ठीक है, क्लोरीन वाले को छोड़ देना, वो सही है। क्योंकि हमने क्या किया, जब क्लोरीन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक गैसियस आइसोलेटेड एटम होगा और क्या बनाएगा, Cl- गैस। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं, सिग्निफिकेंस और इलेक्ट्रो अफिनिटी। तो इसके बारे में लिख सकते हैं बेटा हम, इट इज टेंडेंसी ऑफ ए नेचुरल एटम। क्योंकि यहां पे नेचुरल वर्ड दिमाग में आया ना, तब मेरे को क्लिक किया वो चीज, नेचुरल एटम या एलिमेंट, तो वहां पे उसको कट कर देना। नेचुरल एटम, जब हम एक नेचुरल एटम में क्या ऐड करें बेटा, नेचुरल आइसोलेटेड एटम में क्या ऐड करें, हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो उसके बाद जो हीट रिलीज हो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बेटा, इट इज टेंडेंसी ऑफ ए नेचुरल एटम एलिमेंट टू converted into anionic फॉर्म। ठीक है बेटा, किस में कन्वर्ट होगी वो, आयनिक फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं कोमा लगा के लिख सकते हैं, इट इज टेंडेंसी ऑफ ए नेचुरल एटम एलिमेंट टू कन्वर्ट इनटू द आयनिक फॉर्म more negative वैल्यू। क्या मिलेगी बेटा आपको, मोर निगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। क्या मिलेगी बेटा आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या होगा, मोर विल बी, क्या होगी, मोर विल बी आपकी बेटा क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, मोर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, देखो नेगेटिव, जैसे मैंने एक कोई आइसोलेटेड एटम लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और क्या मिला मेरे को, M- मिला। ठीक है, तो इससे जितनी ज्यादा आपकी नेगेटिव वैल्यू रिलीज होगी, उसके लिए उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। उसके लिए, उस एटम के लिए क्या होगी बेटा, नेगेटिव एनर्जी, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके हम बाद बात करेंगे हाई वैल्यू, ऐसा लिख सकते हैं हम, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज्यादा हाई वैल्यू होगी किसकी, निगेटिव,
तो उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपके बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, है ना, वो क्या होगी उसके लिए उतनी ही मोर होगी। अभी बात करते हैं, बताते हैं आगे। अगले पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं बेटा, जैसे कि हमें मान के चलो, अगले पॉइंट में लिख सकते हैं हम, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूं, पॉइंट में एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, इसकी ले ली -70, इसकी ले ली बेटा 200। मुझे बताइए मोर निगेटिव वैल्यू किसमें रिलीज हो रही है, तो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, बोलिए। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी। तो आपको देखना है कि निगेटिव में ज्यादा कौन है, तो निगेटिव में ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसके लिए आपकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही बेटा। देखो निगेटिव वैल्यू ज्यादा देखनी है, पॉजिटिव नहीं देखनी। अगर मैं इन दोनों में बात करूं, बताइए कि ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कौन सी है, तो ये वाली है ना। लेकिन उसने बात करा कि जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते, फिर हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लाइक ए एनर्जी, किसकी तरह काम करती है, एक एनर्जी की तरह काम करती है। तो जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए फैक्टर पढ़े थे वही फैक्टर इसके लिए पढ़ने हैं। तो जो वहां पे उससे रिलेट हो रहा था अप्रोक्सीमेटली इक्वल, दोनों के जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। ठीक है ना, तो आप इसको एक एनर्जी की तरह कंसीडर करके चले कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, एक एनर्जी होती है ना। चलो हेडिंग डाल लो, फैक्टर अफेक्टिंग, बहुत अच्छे बच्चे हो, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पहला पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट में क्या डालना आपको, साइज। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या है बेटा, एक टाइप की एनर्जी है। तो जितना ज्यादा आपका साइज बढ़ेगा, मान के चलो न्यूक्लियस, सेल्स, न्यूक्लियस, सेल्स, ये बड़ा ऑर्बिटल, बड़ा एटम, ये छोटा एटम, बताइए किसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर सकते हैं और उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, बोलिए बेटा, बोलो किसके आउटर मोस्ट सेल में आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। देखो देखो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मान के चलो इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक 1 किलोमीटर की है, ये 500 मीटर की दूरी है, यहां से यहां तक 500 मीटर, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। मुझे बताइए जब उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा बाहर, जब उसको इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहा होगा तो किसको जल्दी बुलाएगा, 500 मीटर वाले को या 100 मीटर वाले को, बोलिए बेटा किसको बुलाएगा, 100 मीटर वाले को। तो हम यहां से एक कॉन्क्लूजन ये निकला कि जितना बैलेंस सेल की डिस्टेंस बढ़ेगी या रेडियस बढ़ेगी उतना ही हमारा, बोलो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना हमारा साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है न्यूक्लियस की वो क्या होगी, ऐड करने की जो कैपेसिटी है क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। मींस कह सकते हो जितना साइज उसका छोटा होगा उतना आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, अपने पास बुला लेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा, वैलेंस सेल में इतना गैप होगा, रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, उसकी जो कैपेसिटी है बेटा वो क्या हो जाएगी, आप बोलिए डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने ये यहां से कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। देख लो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी आ रही नहीं आ रही बेटा उसकी, ये भी एक टाइप की एनर्जी होती है, आपको समझ में आना चाहिए क्या होती है, एक टाइप की ये भी एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, अगला पॉइंट डालिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मुझे क्या देखना, दूसरा पॉइंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा पॉइंट है हमारा
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किससे डिनोट करते हैं बेटा? बोलो, जेड इफेक्टिव से। अब मुझे बताइए जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहां बढ़ेगा कहां पर घटेगा? तो आप देखो, मैंने बोला ये भी किसकी तरह होता है? ग्लाई की एनर्जी। तो जहां पर आपका जेड इफेक्टिव कब इंक्रीज करता है बेटा? जेड इफेक्टिव कहां इंक्रीज करेगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस का बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने बात बताई थी कि जितना डिस्टेंस कम होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम ऐड कर सकते हैं और उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों करेगा? देखो रीजन मैं देता हूं, रीजन हर चीज का है। ठीक है, ये था बड़ा भाई, ये छोटा भाई। मान के चलो बेटा इसका अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन से बहुत जबरदस्त वाला है ना? समझ रहे हो ना? अभी इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या इसको आने देगा? आने देगा? नहीं आने देगा। ये सिर्फ चाहेगा कि मेरा ही इससे अट्रैक्शन रहे। बात समझ में आ रही है? ये चाहेगा सिर्फ मेरा ही अट्रैक्शन। जब ये आएगा इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ज्यादा रिपल्सन होगा, मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है और ये मना कर रहा है, तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी। इसकी बात करें यहां पे, इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको कोई फर्क पड़ेगा इसके पास? वो कहेगा भाई जब मैं पढ़ा हूं तो तू भी आ जा, तुझे भी क्या जब मेरे को कोई दिक्कत नहीं तुझे भी कोई दिक्कत नहीं, आ जा भाई साहब, इन भाई साहब को बुला लेगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? कम रिलीज होगी। बात समझ में आ रही? जितना न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, क्योंकि उसको रिपल्सन करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपोज करेगा न्यूक्लियस के लिए और वो दूर भगाने की कोशिश करेगा और हमें ऐड करना है, तो वहां पे क्या होगी? निगेटिव वैल्यू ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज करेगी। तो हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ही हमारा क्या होगा? अगर मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करूं तो आप क्या करोगे बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? चलो उसके बाद रीजन लिख सकते हो यहां पे। ऐसा रीजन क्यों है? रीजन बोल देता हूं मैं, लिख लो। ड्यू टू द स्मॉल, चलो ये तो कुछ और ही चीज बोलने लग गया। पहले मैं एक चीज को समझा देता हूं, स्मॉल साइज वगैरह कोई एग्जांपल लेके बात करता हूं, फिर रीजन बताता हूं। मैंने पूछा बताइए बेटा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन दो भाई साहब हैं, दोनों भाई साहब हैं, दोनों भाई साहब के बीच में बताइए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? फिर रीजन दूंगा, जो मैं अभी रीजन बता रहा था इसके बेस से दूंगा। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों भाई साहब हैं, दोनों के बीच में रिपल्सन किसके बीच में ज्यादा होगा? बताइए बेटा, किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी? हमारा ऑर्डर होना चाहिए साइज, सर स्मॉल साइज, जितना स्मॉल साइज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए, तो ऑर्डर होना चाहिए Cl, पर ये ऑर्डर गलत देखा गया। एक्चुअल में ऑर्डर क्या था? ClF। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये क्या था बेटा? एक्सेप्शंस बना। क्यों बना? उसका भी रीजन देंगे। देखो यहां पे जो क्लोरीन है और फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के पास भी कितने होंगे? 7 होंगे। इसके पास ऑर्बिटल होता है 3d वैकेंट, इसके पास होता है p 2p। इसके कॉन्फिगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p 5। देखो बेटा, जो इसका एक्चुअल रीजन था वो ये था कि फ्लोरीन के पास एक तो स्मॉल साइज है और स्मॉल साइज होने के कारण उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपनी कम शो करने लगा, क्लोरीन की ज्यादा दिखाने लगा। ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ इसलिए, एक तो फ्लोरीन का जो साइज था बेटा बहुत छोटा था, फ्लोरीन का जो साइज था बहुत छोटा था,
ऊपर से उसके पास कितने लोन पेयर दिख रहे थे आपको? देखो बेटा, ये जो पेयर होता है ना, एक पेयर, दो पॉइंट का, दो डॉट डॉट जो पॉइंट है इनका, एक पेयर को लोन पेयर बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं फ्लोरीन के पास? 3। एक तो स्मॉल साइज, ऊपर से 3 लोन पेयर, तो इसके पास इनका लोन पेयर का रिपल्सन होगा, खुद में ही रिपल्सन होगा। क्या वो बाहर के एटम को आने देंगे, इलेक्ट्रॉन को आने देंगे? नहीं आने देंगे। तो यहां पर स्मॉल साइज होने के कारण और ज्यादा रिपल्सन होने के कारण इस वजह से वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पा रहा था, ये ऐड नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके पास क्या करें, इसके पास क्या था? वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास क्या था बेटा? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसके पास जब खाली ऑर्बिटल होगा तो क्या कर सकता है? आसानी से अपने अंदर ऐड कर सकता है ना। तो अब इसका रीजन लिख लो। रीजन क्या है? लिखो रीजन इन दोनों के बीच में। तो बेटा ये जो मैं एक्सेप्शंस बता रहा हूं इनको याद रख। पूरी एक बात याद रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है? हमारी क्लोरीन की होती है। रीजन लिख लो। रीजन है बेटा, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, लिख लो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, द एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, the extra incoming electron क्या बोला बेटा मैंने बोला ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एफ द एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ। उसके बाद लिखो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बाद एक्सपीरियंस्ड ग्रेटर फोर्स, एक्सपीरियंस्ड greater force of repulsion by, लिख लो, by the value of electron, the value repulsion by by the valence electron as compared to chlorine, due to which tendency, क्लोरीन के बाद लिखो which tendency to accept लिख लो, accept electron by chlorine minus, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज, क्लोरीन माइनस increases and its electron affinity increases। ये इंक्रीजिंग लिख लो ना, इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि बेटा उसके पास, क्लोरीन के पास क्या टेंडेंसी है? एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। तो इस वजह से वो क्या कर पा रहा है? अपने पास इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या, वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। ये चीज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने डी ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ मैंने वहां पे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बोली है। तो ये डी ब्लॉक में बहुत अच्छे से, डी ब्लॉक बोल रहा हूँ सॉरी, जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में बॉन्डिंग क्यों शो करता है क्लोरीन ज़्यादा और सल्फर क्यों ज़्यादा करता है, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। और आपको मालूम है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10, n-1 के अकॉर्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1 से 10 तक जा सकते हैं। और हमारे पास पता है कि क्लोरीन के पास टोटली वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता रहेगा? एक्सेप्ट करता रहेगा और अपनी एनर्जी को बढ़ाता रहेगा। फ्लोरीन के पास क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा क्या हो रहा था? रिपल्सन हो रहा था, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है बेटा, तो यहां तक अगर आपने लिख लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ करता हूं। अगला पॉइंट इसका लिखना है हमें, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या लिखना है मेरे को? स्क्रीनिंग इफेक्ट। कर लिया होगा ये आपने, तो यहाँ पे लिख लेना, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था लेकिन ये गलत था। किसका ज्यादा मिला? क्लोरीन का। फ्लोरीन से क्या? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आपको हेडिंग डालनी बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको देखो सिंपल से पता है, साइज के ऊपर क्या हो रही है? इनवर्सली हो रही है। तो आप यहां पे लिख सकते हो पुअर शील्डिंग
होगा तो क्या होगा बेटा, बोलो, जितना पुअर शील्डिंग होगा वहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ऐसा लिख सकते हो, मोर विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या मेरी बात सहमत हो बेटा ये? ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट लिख दो। अगर ये इफेक्टिव होगा, अगर ये डोमिनेट कर रहा है अपना फैक्टर, इफेक्टिव शील्डिंग, तो आपकी जो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी लेस, लिख लो, इलेक्ट्रो अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहां पे ज्यादा होगी और यहां पे कम हो जाएगी। तो आपने फाइनली यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, आप यहां से बता सकते हो कि यहां पर आपकी मोर होगी और यहां पे क्या होगी, आपकी लोअर होगी। ठीक है ना, और यहां पे क्या बोल सकते हो, हाइयर होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। 3 पॉइंट हो गए, एक अपना साइज हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जैसे कि सेम प्रॉपर्टी है जो उसके लिए थी। हाँ, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ा था हमने, फुल फील्ड और हाफ फील्ड। क्या पढ़ा था बेटा इसमें, फुल फील्ड और हाफ फील्ड। तो उसमें फुल फील्ड और हाफ फील्ड के लिए क्या बोलो बेटा, जो वैल्यू थी किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की, हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम। तो क्या थी बेटा, बोलो बोलो बेटा, क्या थी, फुल फील्ड और हाफ फील्ड में ज्यादा थी। तो इस केस में क्या होनी चाहिए, बोलो, बोलो बेटा। उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे थे कि जैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन निकाले और वो क्या गेन कर ले, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, है ना। क्योंकि अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो क्या वो गेन कर पाएगा, नहीं करेगा। मतलब कोई स्टेबल चीज अनस्टेबल होने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। तो जब वो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या वो गेन करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा ही नहीं। तो आयनाइजेशन एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी वहां पर, मोर होगी, लेस होगी, बोलो, मिनिमम होगी, है ना। क्या होगी बेटा वहां पर, लेस होगी। तो आप लिख सकते हो, इसमें अपना लिख लो, एलिमेंट हैविंग, लिख लो बेटा इसके बारे में, एलिमेंट हैविंग फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट हैविंग fulfilled and half filled element having fulfilled and half filled configuration। हाँ, जब वो अपने पास क्या रखते हैं बेटा, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बोलो, हैव, देखो, एलिमेंट हैविंग फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हैव क्या, बोलो, मिनिमम और मैक्सिमम, बोलो, हैव टू accept मिनिमम बोलना, मिनिमम लिखना चाहिए, हैव लोअर, हाँ ये लोअर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कहां पर बेटा, इन आउटर मोस्ट, क्या लिख सकते हो, किसमें बेटा, इन, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स, कहां पर, इन आउटर मोस्ट सेल, है ना। क्या लिख सकते हो आगे भाई, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन
इलेक्ट्रॉन्स है ना, इतना ही लिख लो काफी है। द इलेक्ट्रॉन एलिमेंट हैविंग फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हैव, लिख लो, टू हैव लोअर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करेंगे, लोअर टेंडेंसी रखेंगे किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, है ना। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या तो आपकी पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी। तो आप यहां पे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर, आगे दूसरे पॉइंट में लिख सकते हो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, बोलो बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज आइदर जीरो और पॉजिटिव, या तो उनकी पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, या तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो होगी या फिर क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहां तक अगर आपने ये चीज देख ली है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एग्जांपल लिया मैंने नियोन का 1s2 2s2 2p6, क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। मैक्सिमम देखो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस का भी और पी का भी, तो इसकी जो आयनाइज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, या तो फिर जीरो होगी, जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जीरो होगी, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि किसी की बात मान के चलो, किसी की जब चीज स्टेबल हो, कोई चीज अगर स्टेबल हो रही है और उसकी एनर्जी की बात करें तो बेटा मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अनस्टेबल करने के लिए, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। कोई इंसान पहलवान है, मान के चलो, इस तरीके से समझो, आपके सामने कोई पहलवान खड़ा है, पहलवान कह सकते हो या कोई, चलो पहलवान समझ लो, और आपको उसको मारना है, तो आप क्या उसको मार पाओगे, आपको दिख रहा है कि मेरे कंपेयर में बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आप उसको मार पाओगे, कभी नहीं मार पाओगे। उसको पता है कि आप मारोगे तो आप में भूस भर देगा, वो क्या भर देगा, आपके अंदर भूस भर देगा। अगर 1% उसको दया आ गई, यार चलो इसकी भी भड़ास पूरी करने दो, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मारने के लिए। बात समझ में आ रही है। अगर उसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगी, एनर्जी जीरो होगी। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, कि या तो पॉजिटिव हो गई या फिर जीरो होगी, क्योंकि उसकी जो सारी क्या है बेटा, सेल्स, जो सब सेल्स हैं सारी क्या हैं, कंप्लीटली फुल फिल्ड हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो वो एनर्जी पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। अब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नहीं कर रहा है तो जीरो रहेगी। उसके बाद अगला पॉइंट दिखा लो बेटा, लिखो कहां, कौन सा पॉइंट हो गया, 3 4 5, फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट में डालो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे वही IE1 IE2 IE3 है ना, तो इसमें क्या करेगा वो, इसको बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। क्योंकि क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। देखो जैसे हम बात कर सकते हैं, m आइसोलेटेड एटम प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या है, m माइनस, ओके। फिर मैंने m माइनस के अंदर फिर से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो कितना आया, m2 माइनस। अगर मैंने फिर से m2 माइनस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या निकल के आया, m3 माइनस। बात समझ में आ रही है बेटा। अब मैं पूछूं, बताइए EA1 EA2 और EA3 ऑर्डर को अरेंज करो, बोलो आपके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर आना चाहिए, बोलो बेटा क्या ऑर्डर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ऑर्डर आना चाहिए
आपको याद रखना है क्या होगी, निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पहली एनर्जी आपकी निगेटिव होगी, बात समझ में आ रही बेटा? और जब पहली एनर्जी आपकी निगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, रिलीज कर, जब वो बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो निगेटिव एनर्जी उसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉजिटिव एनर्जी में, क्योंकि फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मान के चलो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो क्या करोगे बेटा? जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा? एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा EA3, EA2 और सबसे कम कौन होगा? EA1। ध्यान में रखना बेटा, पहली एनर्जी निगेटिव होगी लेकिन दूसरी और तीसरी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ऐसे मान के चलो, एज्यूम करके चलो कि आपने रोटी यहां तक खा ली है पहले केस में, और डकार मार के एनर्जी रिलीज कर दी, कौन सी? निगेटिव। अभी अचानक से आपके भाई या कोई दोस्त मिलने आ जाए और आपको बोले कि भाई मेरा बर्थडे है, केक खाना है, और रोटी आपने कहाँ तक खा रखी है? यहाँ तक। अब भाई दोस्त है, मना तो कर नहीं सकते, है ना, कि यार मान के चलो दोस्त आपसे कई साल के बाद मिला है बर्थडे मनाने का टाइम, तो आप उससे ये तो बोलोगे नहीं कि यार मैंने खाना खा रखा है। बोले ठीक है, लेकिन आपके मन में शंका तो हो रही है, तो बेटा क्या करेंगे आप? क्या करोगे? थोड़ा सा लेके बस हो गया। लेकिन आपको दोस्त बोला यार इतने दिन के बाद मिला, मेरे हाथ से खा, तो आपने उसको मना तो किया नहीं। अब वो जब आपको खिलाएगा, आपको पकड़ेगा, जबरदस्ती करेगा, आपको गले में मुंह में भरेगा और मुक्का मारेगा, अंदर को जा, लेके जा इसको, तो क्या कर रहा है? जबरदस्ती हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन खिला रहा है, जबरदस्ती खिला रहा है, तो एनर्जी कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव। ऐसे समझ सकते हो। तो आप रेंडमली समझो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिलीज हो रही होगी तो दूसरे के लिए देनी पड़ रही होगी, फिर तीसरे के लिए और ज्यादा देनी पड़ रही होगी। अगर ऐसी बात करूं तो धीरे धीरे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐड करूंगा वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होती चली जाएगी। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई है? आइए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या देखेंगे बेटा? अब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एनर्जी को रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें। चलो मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग उसको रिलेट करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं, ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा, ये ले रहा हूं। इनका ऑर्डर अरेंज करो, किसके फॉर्म में अरेंज करना है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के रूप। इसको ग्रुप बोलते हैं, बोलो भाई कौन सा? 16th। इसको कौन सा बोलते हैं बेटा? इनको याद कर लो जल्दी से, ठीक है ना, 17। करो ऑर्डर अरेंज करो। तो आपके अकॉर्डिंग नॉर्मल क्या होता है? देखो नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या, सॉरी टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? डिक्रीज, सॉरी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज इंक्रीज होता है, और हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ऑर्डर क्या आना चाहिए था? नॉर्मल ऑर्डर क्या आ रहा है बेटा हमारा? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, है ना। और इसका भी क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम, है ना। लेकिन ये ऑर्डर गलत देखे गए। क्या देखे गए बेटा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ये ऑर्डर क्या देखे गए? गलत देखे गए। एक्चुअल में ऑर्डर था क्या? ऑर्डर था क्या? देखो तो मैंने क्या बताया था अभी, इन दोनों के अंदर इंटरचेंज हुआ। तो इसके केस में क्या आता है? पहले वाले में क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एंटीमनी। बस यहां पे केस चेंज हो गया। फिर क्या ना, फिर क्या वेरी करने लगा? साइज। फिर यहाँ पे साइज, इन तीनों के बीच में क्या कंसेप्ट आ गया? साइज का। इन दोनों के बीच में आया ऑर्बिटल का, कि इसके पास लेने की टेंडेंसी नहीं थी, इसके पास लेने की टेंडेंसी ज्यादा थी, क्योंकि इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्बिटल खाली थे।
ब्रोमीन की बात करें तो यहां पर साइज वेरी कर गया था, ठीक है ना। तो आप बेटा इन चीजों को याद रखना, इस दोनों। अब ऑक्सीजन वाले की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की बात करी तो बेटा देखो कुछ नया ही हमें मिला देखने के लिए। क्या मिला? ऑक्सीजन यहां होना चाहिए लेकिन नहीं मिला। सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, फिर टेलेनियम, फिर पोलेनियम और सबसे लास्ट में मिला आपका ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? देखो यहां तो सेकंड नंबर पे आपका ये आया, यहां तो बेटा देखो सेकंड नंबर पे आपका फ्लोरीन था, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन लास्ट में चला गया। क्यों? इसके पास 3 लोन पेयर थे। एक्चुअल में हुआ क्या बेटा, जो ऑक्सीजन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा था, बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल था, और ऊपर से उसके पास 2 लोन पेयर थे। लेकिन अगर फ्लोरीन की और ऑक्सीजन में कंपेयर करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा हैं, मतलब थोड़ा तो साइज बड़ा होगा। ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरे बेटा टॉप टू बॉटम जाए साइज बड़ा, साइज वेरी कर रहा है, नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर बढ़ा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा होगा? तो कुछ तो मास इसका इंक्रीज हुआ होगा, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा तो है। लेकिन ऑक्सीजन तो उससे भी छोटा है, और ऊपर से 2 लोन पेयर, सॉरी 3 लोन पेयर। बात समझ में आ रही बेटा? ऊपर से कितने लोन पेयर इसके पास? 3 लोन पेयर। हाईली अनस्टेबल हुआ तो कहां शिफ्ट हो गया वो? सबसे ज्यादा। और सल्फर के अंदर क्या है देखो, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर एक ही ग्रुप में, एक ही पीरियड में आते हैं। तो इसके पास भी क्या होंगे फिर? क्या होंगे बेटा? ऑर्बिटल खाली होंगे, और जिस वजह से सल्फर भी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको याद रखना बेटा इन दोनों ऑर्डर में, कि यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा होता है, यहाँ पे सल्फर ज्यादा, लेकिन यहाँ फ्लोरीन आता है और ऑक्सीजन लास्ट में चला जाता है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये रीजन, ठीक है ना। तो हम किसी भी ट्रेंड के लिए हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से, है ना। तो जहां पर भी वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा तो वो वेरी कर जाएगा कंपेयर टू फर्स्ट वाले से, ठीक है बेटा। तो इस ऑर्डर को याद रखना। और पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो किसकी होती है? क्लोरीन की, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी? सल्फर की। उसके बाद किसकी होगी? फास्फोरस की। उससे कम किसकी होगी? इसी तरीके से आप ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नोट करके लिखो थोड़ा सा नोट। और ये बहुत 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 2,000 का नोट लिख लो बेटा, लिख लो। वाइल कंपेयरिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देखो जब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच में माइनर सा डिफरेंस है, उसको याद रखना। कि आपको जो पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़ लेना है एग्जाम के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है। दोनों के बीच में माइनर डिफरेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर मोर निगेटिव वैल्यू देखते हैं और गेन एंथैल्पी के अंदर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उसको देखते हैं। लिख लो बेटा नोट करके, ये नोट 2000 का बहुत कीमती है। while consider electron affinity will be consider science, but इसमें क्या कंसीडर करेंगे? साइंस। और दूसरे में क्या कंसीडर करेंगे? देखो क्या करते हैं, बट while comparing electron gain एंथैल्पीज, क्या कंपेयर करेंगे बेटा इनमें? विल कंसीडर
बस इसका याद रखना, साइन, ठीक है ना, ओनली। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। तो आपको जब भी इसमें साइंस कंसीडर करनी, साइंस का मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या देखना पड़ेगा, EGE। इसमें क्या देखना पड़ेगा बेटा, आपको साइन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, साइन, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हम देखेंगे कैसे एक ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। तो आपको मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, लिख लो। अरेंज द increasing order their electron affinity and their electron gain enthalpy affinities, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो आपको एक कॉलम में बनाइए एलिमेंट, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, ठीक है, और पोलेनियम, और इस पे लिखिए EA। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दे रखी है -44, -200, -195, -190, -74, ठीक है बेटा। ये आपको दे रखी है, आपको ऑर्डर लगाना है किसका, किसका ऑर्डर लगाना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, और आपको लगाना है ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो आप ऑर्डर लगाइए। तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर सही लगाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या करते हैं, देखो, अगर वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करता तो क्या करते हैं, देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी EA की बात करेगा, तो EA में क्या देखते हैं बेटा हम, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या देखेंगे, मोर ज्यादा निगेटिव कौन है, यही तो बात की थी हमने लास्ट टाइम। तो इन चारों में पांचों में देखिए मोर निगेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसकी निगेटिव बेटा, मैग्नीट्यूड देखेंगे किसका, देखो माइनस साइन के साथ मोर निगेटिव देखना है ना। तो मोर निगेटिव कौन है, 200। तो सल्फर, उसके बाद देखो उससे कम कौन है, 195। सेलेनियम, उससे कम कौन है, टेलेनियम, उससे कम कौन है, PO, और लास्ट में कौन आएगा, ऑक्सीजन। ये क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब आती इलेक्ट्रॉन, यहां पे गड़बड़, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बेटा यहां पे देखना है, यहां पे क्या देखेंगे, साइन, क्या देखेंगे, साइन, और साइन के साथ देखेंगे मोर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। तो अभी निगेटिव में देखो मोर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन या सल्फर या सेलेनियम या ये PO, जो भी है बताइए। तो यहां पे देखो बेटा 144, 200, 195, 190, यहां पे देखो मोर पॉजिटिव वैल्यू ये है। तो आप में इसमें देखना है ऑक्सीजन, उससे ज्यादा देखो पॉजिटिव है ना, क्योंकि पॉजिटिविटी के ज्यादा नियर कौन होगी, 144, उसके बाद 174, उसके बाद टेलिनियम के बाद कौन होगा, टेलिनियम, उसके बाद कौन होगा आपका, सेलेनियम, और सबसे कम कौन होगा, सल्फर। देख लो बेटा ऑर्डर बिल्कुल क्या आ रहा है आपका, रिवर्स ऑर्डर आ रहा है। तो आप यहां से देख सकते हो, तो आप यहां पे बना के एक कॉलम में नोट करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो यहां पे, कि जब भी आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो इक्वल टू माइनस के EGE के इक्वल होगी। बात समझ आ रही, किसके इक्वल होगी, EGE के। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इक्वल टू माइनस साइन विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस आप यहां से बता सकते हो कि
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है ना। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देख के चलनी पड़ेगी माइनस साइन के साथ, और इसके लिए मोर नेगेटिव वैल्यू देखनी है कि मोर नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने बात करी। अब उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी बात करेंगे हम इसके लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? आउटर मोस्ट में, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई एन से। ठीक है बेटा, तो इसकी डेफिनेशन में लिख लो, इट इज, मार्कर ही खत्म हो गया, इट इज डिफाइंड as the tendency of an element to attract the shared paired, शेयर भी हो और पेड भी, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किससे बेटा? एन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है कि, ठीक है ना बेटा? इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, है ना, एन कोवलेंट बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। और एक छोटा सा नोट बना के लिख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड, किसके लिए बेटा डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? बोलो, व्हेन एटम, electronegativity is defined when atom bonded to each other, जब bonded क्या हो, एक दूसरे से वो bonded हो। ठीक है ना बेटा? जैसे मैं बोल सकता हूं एक ज्यादा हो एक कम हो, एग्जाम्पल की फॉर्म में बोल सकता हूं एक ज्यादा हो एक कम हो। ये दो एटम है, ठीक है बेटा? ये मान के चलो ज्यादा A4, ये बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, या बोल सकते हैं ये बहुत ज्यादा अमीर आदमी है, बहुत ज्यादा पैसा है इसके पास, अनलिमिटेड पैसा, गिन नहीं पा रहे हैं, और इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा? तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देने वाला कौन है? इन दोनों के बीच में बॉन्डेड फॉर्म होगी नहीं होगी? जब ये इसको पैसा देगा तो इसके साथ क्या होगा बेटा? बॉन्डेड फॉर्म होगी, बॉन्डेड फॉर्म होगी। और किसकी फॉर्म में होगी? एक इलेक्ट्रॉन पेयर में, एक पेयर डोनेट करेगा तब इनके बीच में क्या होगी? बॉन्डेड फॉर्म। तो जो देगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और जो लेगा उसके पास कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्या समझ में आ रही है? तो किस कारण हो रहा है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण तभी किसको दे पा रहा है? वो बी को दे पा रहा है। ठीक है? तो जैसे कुछ एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो देखो फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन। फ्लोरीन की कितनी होती? 4 बेटा। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी होती है? वो फ्लोरीन एटम की। ठीक है ना? किसकी होती बेटा? फ्लोरीन एटम की। उसके बाद ऑक्सीजन की होती है 3.5, क्लोरीन की होती है 3.1, और
नाइट्रोजन की होती है 3, और नाइट्रोजन से बात का था, ठीक है। कार्बन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो ऐसे तो बेटा सब एलिमेंट की निकाल सकते हैं, बट मैंने ये वो बताए हैं कि जो सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे ये एटम, तो उनकी कुछ बता दी हैं, बाकी आप देख सकते हो। और मैं देख लेता हूँ बुक के अंदर, अगर कुछ दे रखा होगा तो मैं लिख देता हूँ आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ब्रोमीन की और लिख लो, ब्रोमीन की होती है 2.9, ठीक है बेटा। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रफ करूं बेटा, ये नोट कर लिया होगा, ये एनसीईआरटी की बुक है, उसमें बेटा बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी की बुक से एक बार देख लेना टेबल को। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी जब भी फॉर्म्ड होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बॉन्डेड फॉर्म में होगी, और वो बॉन्ड कैसा होगा बेटा, कोवलेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो सिंपल नंबर एक साइज की बात करें, ठीक है बेटा, तो डाउन द ग्रुप जितना साइज बढ़ेगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है ना। देखो फ्लोरीन की बात करें, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, मौसम चल रहा है ना बारिश का, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी 4, इसकी कितनी होती है बेटा 3.1, इसकी कितनी होती है 2.9, इनकी अप्रोक्सीमेट सेम सी हो जाती है 2.8। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी या घटेगी, बोलो बेटा, कम हो जाएगी ना। तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींच सकता है, जो ज्यादा पैसे, देखो जो ज्यादा पैसे वाला होगा वो गरीब आदमी को आराम से खींच सकता है, उसको दे भी सकता है और उससे पैसे खींच भी सकता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब जितना उसके पास नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी या नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाता है। तो जितना एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, खींच रहा है ना ये, इस तरीके से। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, टेंडेंसी डिक्रीज होती जा रही है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है बेटा, टेंडेंसी डिक्रीज होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। ये मार्कर भी नहीं चल रहा, तमाम इनको खराब हो रही है, ठीक है बेटा। तो यहां से लिख सकते हैं। दूसरी बात हम बोल सकते हैं कि जो अब बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, पीरियड में बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, कम होता है। तो हम यहां से बता सकते हैं कि जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है, लेकिन 1/, किसके, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से बता सकते हैं कि जितना आयनाइजेशन एनर्जी, ये लिख लो एनर्जी लिख लो, कोई भी एंथैल्पी लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एंथैल्पी बढ़ेगी, है ना। तो लेफ्ट टू राइट देख लो, धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, जैसे हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ जाते हैं 2.5, 3, 3.5 और 4.5 का डिफरेंस होता है सब में। तो आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है बेटा, देखो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और आपने देखा एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे अगर यहाँ पे एनर्जी भी इंक्रीज होगी तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। बट साइज क्या होता है 1/,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से एक दूसरे को हम सबको रिलेट कर सकते हैं। चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हेडिंग डालो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो उससे पहले आप समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आपको दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है, सपोज करो ए और बी, हम कैसे निकालेंगे? और इसको जो डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट करते हैं जाई से। मुझे इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना है, तो उसको डिनोट करते हैं जाई ए जाई बी। तो डेल्टा क्या होगा बेटा? डेल्टा ई एन क्या होगा? जाई ए माइनस जाई बी। इस तरीके से हम इलेक्ट्रो क्या निकाल सकते हैं? दोनों एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब हेडिंग डालो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैसे उसको हम मेजर करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपना हेडिंग में डालिए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैसे उसको मेजर करेंगे? हमारे पास कई सारे भाई साहब आए। नंबर एक, अरे यार मेरे को खाली मार कर पकड़ा देते हैं ये। भूल तो नहीं गया यार, मैं मार कर कहाँ भूल गया? सब भूखे हैं, लंच का टाइम हो रहा है ना, भूखे तो सब होंगे। मूलिकन, मूलिकन स्केल, मूलिकन स्केल, इसने क्या बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा? एक तो ध्यान रखना जाई से, दो एटम के बीच में जब निकालते हैं जाई ए जाई बी। इसने बोला कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? अगर मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, सम करके उनका डिवाइड कर दूं 2 से, या उनको हाफ कर दूं, तो मुझे उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा, दो एटम के बीच में। इनने बोला कि दो एटम है ए और बी, मुझे इनके बीच में ई एन निकालना है, डेल्टा ई एन। तो इनने बोला कि अगर इन दोनों की क्या दे रखी हो, क्या दे रखो आपको बेटा? इन दोनों की आपको दे रखी हो आयनाइजेशन एनर्जी गिवन हो और आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी हो। अगर ये दोनों चीज दे रखी है तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? इनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को निकाल सकता हूं। तो इन्होंने बोला डेल्टा ई एन इक्वल टू आई ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 2। इससे क्या निकाल सकता हूं बेटा मैं? बोलो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, दूसरे भाई साहब आए हमारे, दूसरे भाई साहब हमारे क्या है? इसको रफ करा जाए। चलो इधर बात कर लेते हैं, एक भी मार्कर ऐसा नहीं जो सही से चले। पाउली स्केल, इन्होंने बोला ए और बी दो एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? जाई ए, इसकी होगी जाई बी। अगर आपको इस फॉर्म में कोई रिएक्शन गिवन हो A2 प्लस B2 इक्वल टू 2AB, इस रिएक्शन के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बताइए बेटा? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इनके बीच में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में निकाल सकते हैं। इसमें ING और लगा लेना, पोलिंग, POULING। ठीक है बेटा। अब इन्होंने बोला एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा? देखो, इसके बीच में X है, इसके बीच में X भी है, तो ऐसे इन तीनों के बीच में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या लिख सकते हैं? A प्लस B B, अभी भी तो मतलब A2 ही है ना?
तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, देखो, और इसके लिए क्या होगा, ए डॉट बी, तो इसके लिए एक्स ए होगा, इसके लिए एक्स बी होगा, है ना, और इसके लिए क्या होगा, एक्स जाई ए होगा, और इसके लिए क्या होगा बेटा, जाई बी होगा, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला निकल के आएगा आपका जाई ए माइनस जाई बी इक्वल टू, देखो याद रखना, पूछा कभी नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको याद रख लेना बस, 0.101 अंडर रूट में डेल्टा ई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको ये पता चलेगा कि सर डेल्टा ई क्या होता है, तो बेटा हम डेल्टा ई भी बताएंगे। तो डेल्टा ई क्या होता है, एनर्जी चेंज, तो ये होता है ई ए, जो आपका ए गिवन कर रखा है ना, सॉरी बी, माइनस अंडर रूट में एनर्जी ऑफ ई ए इंटू ई बी बी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो, आपका ये क्या होता है, एक्स से एक्स बी क्या होता है बेटा, डेल्टा ई एन होता है ना, क्या होता है, डेल्टा ई एन। तो आपके बीच के दोनों का क्या निकल आएगा, क्या निकल आएगा बेटा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां से लिख सकते हो, ठीक है बेटा, यहां से लिख सकते हो, वेयर क्या लिख सकते हो, ए क्या है बेटा, आपकी बॉन्ड एनर्जी, और ये किस में होगी, किलो जूल पर मोल, या जूल पर मोल में भी हो सकती है, किलो जूल पर मोल में भी हो सकती है। ठीक है, और ई बी बी और ए बी भी क्या है, बॉन्ड एनर्जी, क्या होगी बेटा, ये भी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना, किस में होगी, ये भी किलो जूल पर मोल में हो सकती है, जूल पर मोल में हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीजों को लिख सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसका स्टेप बचा है एक हमारा। तो पाउली स्केल ने क्या निकाला, देखो पाउली स्केल ने हमारी काफ़ी सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करके बताई, जैसे कि मैंने अभी बताई थी। इसने किस किस के लिए बताया था, जैसे कि हम कोई फैमिली की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसके लिए इसने कैलकुलेशन निकाली कि एफ करके और सी एल करके, इस तरीके से इसने सबकी एनर्जी निकाली, और एनर्जी से उन्होंने देखा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा इनके बीच में, तो इसका 4, इसके अकॉर्डिंग ये निकल के आया 3.5, 3.1 और 2.9, और ये फिर इसके बाद अप्रोक्सीमेट ये सेम हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये इसने निकाला। लास्ट मेजरमेंट था अलर्ट, रफ करते हैं इसको, थर्ड वाला मेजरमेंट इसका बहुत खतरनाक था, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला था अलर्ट रोशो स्केल। इसमें क्या बताया था इसने, देखो सिंपल बेटा, इनके फॉर्मूला याद कर लेना, डायरेक्ट जब भी पूछेगा आपसे सिंपल फॉर्मूला देगा, वैल्यू देगा, आपको फॉर्मूला पुट करना है, तो बस इनको याद रख लेना। वैसे कभी पूछा नहीं है, लेकिन कभी पूछ ले तो इनको याद कर लेना, फॉर्मूले याद रखना, बाकी डेफिनेशन वगैरह ये कुछ जरूरत नहीं है ना। इसने क्या स्केल दिया था कि बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डायरेक्टली किसके इक्वल होगी, आपका बेटा 0.359 इंटू जेड क्या है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता बताते हैं अभी। यहाँ पे प्लस 0.744, ये इनका फॉर्मूला था। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, मतलब जो भी यहाँ से निकल के आएगा, जिस आइटम के लिए भी बात करेगा, आप उसमें क्या ऐड कर दोगे, 0.744 ऐड कर दोगे, और वहाँ से क्या निकल के आएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा अकॉर्डिंग टू, मतलब उसका नाम बोल देगा अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा। तो इसमें आपका लिख सकते हो
वेयर क्या होगा, Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, क्या होगा बेटा आपका एटॉमिक नंबर, R इक्वल टू रेडियस, उस एटम की क्या होगी आपको रेडियस गिवन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। जैसे कि मैं बोल दूं, इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू अलर्ड रोशो स्केल के, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप कैसे निकालोगे, तो मैंने बोल दिया कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर फ्लोरीन एटम, है ना। फ्लोरीन एटम के लिए निकाली जिसकी रेडियस इतनी है, कुछ भी दे दिया XYZ, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर इससे पीछे वाला दे दिया उसके लिए मुझे बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे पहले वाला दे दिया तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा बेटा आपको, बोलो। फर्स्ट वाले में मुल्किन ने क्या बोला था, मुल्किन ने क्या बोला था, उसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देनी पड़ेगी, जिससे आप उन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये जो चैप्टर था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसकी कुछ टर्म्स बची हुई हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में अप्लाई करेंगे, और उसी से हम उस चीज़ को सीखेंगे कि हम उन चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो इसके लिए मेन हमारे पास था वो हमने सारी चीज़ डिस्कस कर ली हैं। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो जो इससे रिलेटेड कोई चीज़ें बची हुई हैं वो हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और फिर हम अच्छे से उन चीज़ों को समझेंगे अपने तरीके। ये मेरा तरीका है, बाकी सबका अलग अलग तरीका होता है कि कुछ लोग पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीज़ें करा देते हैं, लेकिन वो चीज़ हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें उसके बारे में देखना है, अच्छे से सीखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। चलो एक दो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो नीट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आप अपनी नोटबुक में लिखो क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे किस तरीके से क्वेश्चन को वो पूछेगा। ठीक है, तो देखो 2000 कितने में आया है इस बुक में, मैं आपको बोल देता हूँ, आपको करना है। देखो बेटा क्वेश्चन ही बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, बहुत अच्छा है, आपको बस समझ में आना चाहिए। और चलो उसने बोला है, आप लिख लो, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आप लिख लेना, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कैल्शियम बेरियम सल्फर एंड सेलेनियम आर्गन। देखो मैं लिख देता हूं कौन कौन से एटम दे रखे हैं आपको, ABCD ऑप्शन में दे रहा हूं, आपको बस देख लेना है। ऑप्शन ए में आपका दे रखा है ए, कोई तो चल जाए भाई, हाँ ये थोड़ा सा चला। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको कैल्शियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद बेरियम, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद आर्गन। ऑप्शन बी में दे रखा है आपको सल्फर, सेलेनियम, कैल्शियम, बेरियम और आर्गन। सी में दे रखा है बेरियम, कैल्शियम, सेलेनियम, सल्फर और आर्गन। और डी में दे रखा है आपको कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम और आर्गन। तो आपको किसका ऑर्डर बताना, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको एकदम क्लिक करना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होती है, इंक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। और डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमें पता है आर्गन, मतलब बिल्कुल सही है, आर्गन की सबसे ज़्यादा होगी। तो आर्गन चारों में है। अब हम इसमें डिसाइड तो कर नहीं सकते भाई, अब चारों में आर्गन है, इससे तो हम ऑप्शन को नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे सेकेंड एटम, आर्गन के बाद कौन आएगा। देखो सेलेनियम नहीं,
सल्फर, देखो आर्गन के बाद कहीं सल्फर दिखना चाहिए, थर्ड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। किस में दिख रहा है बेटा? थर्ड वाले में। आर्गन के बाद किसको होगा? सल्फर। सल्फर से नीचे कौन होता है? सेलेनियम, ठीक है। उससे पीछे कौन होता है? कैल्शियम। और सबसे नीचे कौन होगा? बेरियम। बस, तो आपको देख लो आर्गन के बाद सल्फर दिख गया, ए किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही होगा। इस तरीके देखो, क्योंकि आपको पता है कि सल्फर की फैमिली कौन है? सेलेनियम। तो नीचे को साइज क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। साइज जब वेरी करेगा तो बेटा देखो बोलो डिक्रीज होगी ना आयनाइजेशन एनर्जी। बस, तो और एक चीज और देख लेना यहाँ पे, अगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेगा, पर यहाँ पे तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। चलो, तो वो जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है वो आपका 13 और 14 ग्रुप में आता है। इस तरीके से ऑप्शन देखो, एक कॉमन है, इसको छोड़ो। दूसरा देखो सल्फर होना चाहिए, सल्फर सल्फर एक में मिल रहा है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर को क्लिक कर सकते हो। उस तरीके से अगर हम बात करें, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ, which of the following is not the correct order for the stated property? STATED, stated property। ऑप्शन ए आपको लिख रहा हूं मैं, बेरियम, इसके बाद SR और उसके बाद Mg। इसने आगे क्या लिखा? एटॉमिक रेडियस। क्या ये एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर सही है? आपको कौन सी स्टेटमेंट देखना है इसमें? नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट देखना है। बी में FON फर्स्ट आयनाइजेशन ऑर्डर एनर्जी का, ठीक है। अच्छा, तीसरे में क्या देखना है? Cl F और I, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर, ठीक है, ओके। उसने फिर बोला ओस्मियम, ऑक्सीजन, सेलेनियम और टेलिनियम Te, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ठीक है। तो आपका इसमें एक इनकरेक्ट ऑर्डर है, वो आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? देखो बेटा, इसमें देखो एटॉमिक रेडियस मतलब आप देखो मैग्नीशियम फैमिली में जाओ बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राज्य, मतलब इसको हटा दो। मैग्नीशियम है, सही है, सेलेनियम है, सही है, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होती है? रेडियस बढ़ती है, मतलब इसका मतलब ठीक है ना। इनकरेक्ट ढूंढना है में, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? चलो इसकी बात करते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में देखो किसकी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की ज़्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है बेटा? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है? हाफ फिल्ड। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है। फ्लोरीन की क्या होती है? ज़्यादा, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। देख लो ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, फिर उसके बाद सेलेनियम और उसके बाद टेलिनियम। सल्फर को हटा दो तो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज, मतलब डिक्रीज हो रही है, ये भी ठीक है। तो हमारा गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सेकंड। तो इस तरीके से अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है बेटा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है, यही इन्हीं तरीके से क्वेश्चन को बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ वो पूछेगा नहीं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आपको भी सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, बनाना है, उसको बिल्डअप करो, उसको अच्छे से बनाइए और उसको बस डाउन मत होने दीजिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इन चैप्टर के अंदर, ठीक है बेटा। तो चलो एक और पूछ लेते हैं हम। ये तुम्हारा नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और देखता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। द स्पीसीज ऑफ आर्गन, AR आर्गन, कोमा पोटेशियम प्लस, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस, एंड कैल्शियम प्लस, Ca2 प्लस, कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या रखते हैं बेटा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, हाँ। इन विच ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई इंक्रीजेस, आपको ऑर्डर बताना रेडियाई
का इंक्रीजेस, किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें तो आपको एक बात तो बेटा हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी हमारे हैलोजन फैमिली के होते हैं, सॉरी हैलोजन बोल रहा हूँ, उसके नोबल गैस या इनर्ट गैस के फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनिक रेडियस, सॉरी आयनिक रेडियस बोल, हाँ, उनकी जो रेडियस होती है सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है बेटा, उनकी रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखना। ये आपके दिमाग में क्लिक करके पॉइंट लगाने ना, देखो अब जब क्वेश्चन देखा तो हमारे दिमाग में आया, पहला ऑप्शन लिख लो ए में क्या दे रखा है, कैल्शियम 2+, आर्गन और पोटेशियम। बी में दे रखा है Ca2+, पोटेशियम और आर्गन प्लस। सी में दे रखा है पोटेशियम, आर्गन और कैल्शियम +2। डी में दे रखा है आर्गन, पोटेशियम, Ca2+। देखो आप कहाँ गलती करोगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन में आप कहाँ गलती करोगे। बच्चा सोचेगा, हमने सोचा था कि आयनिक रेडियस या रेडियस कहाँ पे ज़्यादा होगी, जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा, है ना। तो गधो पॉजिटिव चार्ज में तो हमेशा कम होती है। आधे से ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसी रेडियस भी बढ़ेगी। तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो इस चीज़ में कन्फ्यूज रहते हैं। आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतनी उसकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी ही डिक्रीज होगी। चलो ये ऑप्शन खत्म। बात करते हैं इसकी, ये भी गलत है, इसकी बात करते हैं, ये भी गलत है, यही सही है। क्यों, एक चीज तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज सबसे कम। दूसरी बात, आर है जो भी इनर्ट गैस होगी उसका जो रेडियस होगा हमेशा सबसे ज्यादा होगा। उसका जो रेडियस होगा क्या होगा बेटा, सबसे हाईएस्ट रेडियस होगा। रेडियस क्या होगा उसका, हाईएस्ट होगा। क्यों, क्योंकि इनर्ट जो गैस होती हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं जब भी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा। रेडियस कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो नए सबसेल में जाएगा। जो नए सबसेल में जाएगा तो सबसेल की क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। तो देख लो एक ही ऑप्शन मिल रहा आर्गन वाला, हमने आर्गन को नाम लिया और आर्गन मिल गया, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैप्टर का मतलब हम बड़ी खुशी से समाप्ति करते हैं इसकी। ये तो रोने वाला हो गया, हंसने वाला कैसा बनता है, ये तो रोने वाला बन रहा है, ये कैसा हो गया, हाँ ये वाला, ये सही लगा। इस चैप्टर की क्या करते हैं बेटा, समाप्ति करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, तो अगले चैप्टर में हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे। बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्या रीज़न है हमारी लाइफ में पढ़ने का। और जो हमारा पहला चैप्टर है जो इनऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो केमिकल बॉन्डिंग है। हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।